2024 में जिन हुर्रियत वालों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी में उनको शामिल किया गया था, उन्हीं के घरों पे छापे डाल दिए जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अलाहिदगी पसंदों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी हां, हालिया दिनों जिस तरह से जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी बढ़ी है और दहशतगर्द अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। इस कार्रवाई के तहत कई अलाहिदगी पसंदों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। शोपियां में पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे हैं। शोपियां पुलिस ने यूएपीए के दफा 10 और 13 के तहत पुलिस स्टेशन शोपियां में दर्ज एक केस के सिलसिले में साबिक हुर्रियत रहनुमा के रिहायशीगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। यह तलाशी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुनों के घर पर अंजाम दी गई। जराए बताते हैं कि हुकाम गैर कानूनी सरगर्मियों के मुमकिना रवाबित की तहकीकात कर रहे हैं। कुपवाड़ा पुलिस ने भी जिले में दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सिलसिले में मुतादिद मकामात पर छापे मारे हैं। हालिया दिनों हुर्रियत से जुड़ी 2 तंजीमों को बैन किया गया था, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हैं। तो ऐसे में क्या इसे एक बड़ा एक्शन अलाहिदगी पसंद और अलगाववादियों की तरफ देखा जाए और सरकार का, केंद्र सरकार का क्या ये एक बड़ा एक्शन है? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। 2024 में जिन हुर्रियत वालों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी में उनको शामिल किया गया था, उन्हीं के घरों पे छापे डाल दिए जा रहे हैं। तो चलिए आज इसी इशू पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हालिया दिनों एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और जिस तरह से 370 के बाद यह कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन कश्मीर में बहुत हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाया गया, लेकिन जम्मू का जो खित्ता है वो कहीं ना कहीं अब दहशतगर्दी से मुतासिर है बहुत हद तक। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दहशतगर्द अपनी नजर एक तरह से जमाए बैठे हुए हैं। और इस बीच अलाहिदगी पसंद जो रहनुमा हैं, जो साबिक अलाहिदगी पसंद जो लीडर हैं, उन पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई को आखिर किस तरह से देखा जाए, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सैयद बशारत बुखारी साहब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, और इसके अलावा हमारे सीनियर पीडीपी लीडर भी हैं सैयद बशारत बुखारी साहब जुड़े हुए हमारे साथ। सैयद बशारत बुखारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ 2 खास मेहमान और टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और सिक्योरिटी पर जुड़े हुए जो इश्यूज होते हैं उस पर हमारे साथ अक्सर डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ते हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। और मेरे साथ नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। नम्रता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जो अलगाववादी जो लीडर्स हैं, अलगाववादी जो पहले कभी बहुत एक्टिव हुआ करते थे और उसके बाद एक्शन के बाद अब वो कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे अलगाववादी लीडरों पर भी अब कार्रवाई हो रही है। और शोपियां में जिस तरह से हमने देखा कि एक्शन लिया गया, और इसके अलावा आज कश्मीर के कई हिस्सों में इस तरह की कार्रवाई हुई है। इस एक्शन को किस तरह से देखा जाए? अलगाववादियों पर जो कार्रवाई हो रही है, या पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा था कि मीरवाइज की अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये तंजीमें थी, इन्हें बैन किया गया था, तो इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का और मेरे को पैनलिस्ट का। देखिए, ऐसा है अबू जी, अगर आपको याद होगा, जब बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद मेरे भाई बशारत जी मिनिस्टर थे और मैं वहाँ डीजीपी तैनात हुआ था जी। तो कितने बुरा वक्त था उस वक्त, अगर आप याद करें। हुर्रियत का कैलेंडर निकलता था,
उसके बाद कहाँ पर क्या प्रदर्शन होना है उस पे होता था, कौन स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस के लिए कैलेंडर निकलता था, मार्केट कहाँ बंद होनी है, ये सारा पूरा जो पाकिस्तान से प्लान आता था उसके मुताबिक निकाला जाता था। तो उसका अल्टीमेटली क्या होता था कि कश्मीर के लोगों का जीना दूभर हो गया था और इतनी बुरी हालत थी कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती थी, बिजनेस जीरो हो जाता था, टूरिस्ट कोई नहीं आता था, और जो ये आम शहरी अगर बाहर निकलता था तो उसको मालूम नहीं था कि मैं वापस जिंदा घर वापस शाम को जब आऊंगा तो जिंदा रहूंगा कि नहीं। बच्चा स्कूल में गया तो माँ बाप की आप परेशानी का अंदाजा लगाएं, क्योंकि 50-60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, तो इतनी बुरी हालत थी। तो वो एक जमाना था जब हुर्रियत का ही बोलबाला था, वही लगता था सारी एजिटेशन को स्टीयर करते थे पाकिस्तान के इशारों पे, और एम्बेसी से किस तरह से सारे मुल्क ने देखा, सब पब्लिक व्यू में वो पाकिस्तान डे में वहां जाते थे, वहां आईएसआई का आदमी उनके साथ बैठता था, उनका फौजी जनरल और पैसे कैसे वहां दिए जाते थे, लाए, वो सारा होता था। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हमारी एजेंसीज भी उनको हैंडल करती थी। जी। लेकिन ये जो आपने देखा 370 हटने के बाद कार्रवाई हुई जी। और उसमें कुछ तंजीमों को, जैसे आप बात कर रहे थे मीरवाइज की तंजीम और दूसरी तंजीमें जो हिस्सा रहे हैं हुर्रियत के, और इसी हुर्रियत के जो पाकिस्तान का माउथ पीस था उसको बैन किया गया, बहुत सारी जो तंजीमें थी, और करना भी चाहिए था, बिकॉज ये पाकिस्तान के एजेंडे पे उनका एजेंडे को आगे चलाती थी। तो मैं समझता हूँ आज जैसी स्थिति में जो इम्प्रूवमेंट आई है 2019 5 अगस्त के बाद, उसके लिए जरूरी है कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहे, चाहे वो हुर्रियत हो या दूसरी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो जो टेररिज्म को प्रमोट करती हैं। तो आज का जो आप कह रहे हैं चौपैया में रेड हुआ और इस तरह के बाकी जगहों पे रेड हुए, ये अगर उनके खिलाफ एफआईआर लगी है तो उनको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उसको कंक्लूजन तक लाकर कोर्ट में पेश करना जरूरी है पुलिस एजेंसी के लिए। तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है। पाकिस्तान जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, पाकिस्तान खुद टूटने के कगार में आया है। उनकी हालत देखिए आप केपीके में और बलूचिस्तान में। तो इस तरह आज पाकिस्तान चाहेगा कि ये दोबारा जो टेररिज्म पर कंट्रोल हुआ है काफी हद तक, और मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह खत्म हो गया टेररिज्म, ऐसा नहीं है, अभी भी टेररिस्ट मौजूद हैं काफी, जम्मू के इलाके में भी और कश्मीर के इलाके में भी काफी जगहों पे, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल, अगर आप स्टैटिस्टिक्स फिगर देखें बहुत फर्क आया है पहले से। तो उस पर अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहे तो अच्छा है, हालात बेहतर हों, ताकि लोगों की जिंदगी इस जम्मू कश्मीर की स्टेट में बेहतर हो, पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ ना बने। बिल्कुल। मैं सैयद बशारत बुखारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद जी कह रहे थे कि प्रेशर और ये कार्रवाई लगातार जारी रहे ताकि हालात फिर बिगड़ने ना पाए, क्योंकि एक बार हालात बिगड़ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं। जिस तरह से हमने कश्मीर में देखा कि हालात 90s में कितने बिगड़े हुए थे और उसको सुधारने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। हालांकि अभी पूरे तौर से हालात नहीं सुधरे हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात जितने भी सुधरे हैं, इसे भी अगर बचा कर रखना है तो कार्रवाई जिस तरह से हो रही है इसे जारी रखना होगा। देखिए अबू हुरैरा साहब, हमने 35 साल, अब 36वां साल शुरू हो गया मेरे ख्याल से लास्ट अक्टूबर में। 35 साल से हम देखते आ रहे हैं कि घर घर, कौन घर है ऐसा जो इससे मुसीबत में नहीं आया, परेशान नहीं हुआ, जिसके घर का जिया नहीं हुआ, चाहे अपने घर का, चाहे पड़ोस का, चाहे रिश्तेदार का, चाहे दोस्त का, तो वो तबाही और परेशानी सबने झेली, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन आप इसको टेररिज्म का नाम दें, मिलिटेंसी बताएं, क्या बताएं, अगर आप गुलाब को अगर आप कांटे का नाम देंगे तो वो खुशबू बखेरना नहीं छोड़ देता है, अगर आप कांटे को गुलाब बता देंगे तो वो आपको चुभना नहीं छोड़ देगा। मुझे उससे गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि अगर आप इस जो ये चल रहा है बंदूकधारी लोग होते हैं, अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे
तो बहुत अच्छा चल रहा है ये, अभी काम अच्छा हो रहा है या फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आइसोलेशन में इसको आप देख नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको ये देखना है कि ये चीज हुई क्यों, ये मामला हुआ क्यों, बंदूक आई क्यों। इसके पीछे एक कहानी, एक मसला है जिसको आप उर्फ आम में, जम्मू वाले नाराज हो जाएंगे, उर्फ आम में उसको कश्मीर मसला कहते हैं। आप ठीक है, आप ये इस तरह के हालात ठीक करना चाहते हैं, मसले कश्मीर था, हालात खराब थे, आप लोग, इन लोगों ने हमें, नॉट, मैं वेद जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो हमें ही लूटा ना, हमारा ही सब कुछ छिन गया, चाहे आर्टिकल 370 हो या 35 हो। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 अगस्त के बाद ठीकम ठाक हो गया सारा। यार फिर तो एकदम रुकना चाहिए था। ये डीजी साहब हमारे जो वेद जी थे, इनको किसने रोका 5 अगस्त से पहले, जब ये डीजी थे या आईजी थे, काम करने से? हु स्टॉप्ड हिम? नोबडी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं अबू हुरैरा साहब जी, कि एक तो आप अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आप, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं, लेकिन इसको आइसोलेशन में आप देख नहीं सकते। बुनियादी चीज वही है जो उसकी जड़ है, जो उसकी वजह है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब 89 में शायद शुरू हो गया ये, सितंबर अक्टूबर में ये सारा कुछ शुरू हो गया, उसके बाद 90 में तो ये अपने कमाल पर था। एक फॉर्मेट बन गया उन दिनों। फॉर्मेट ये है कि कहां पे लड़ाई हो गई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, कितने मरे, और इधर चाहे फौजी हो या पुलिस वाले हो, कितने वो जख्मी हो गए। तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे कोर कमांडर थे, चाहे डीजी साहब थे, जो भी थे, या आईजी साहब थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया करते थे कि भाई इस डेट में, इस तारीख में, इस टाइम पे, इस जगह पे इतनी ये ऑर्गेनाइजेशन, इतना ऐसा हो गया। लेकिन आप कुछ भी कहें, वो फॉर्मेट अभी जारी है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें ये डिटेल आती है, कहां पे हुआ, क्या हुआ, जम्मू में कहां हुआ, आपके कठुआ में कहां हुआ, आपके रजौरी पुंछ सेक्टर में कहां हुआ। तो फॉर्मेट तो वही क्या वही है। इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, ऐसी सूरत हाल पेश करनी है कि ये फॉर्मेट ही खत्म हो जाए, बिकॉज वी डोंट नीड दिस फॉर्मेट। पर ये फॉर्मेट कैसे खत्म होगा जी? ये मामूली छोटे छोटे दिलासों से खत्म नहीं होगा कि हमने जी आज ऐसा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, पथराव नहीं हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या ये थॉट जो है, जो मसले कश्मीर का है, क्या ये खत्म हो गया? आपको वो देखने की जरूरत है। वैद जी को यह भी पता होगा कि यहां 60s में शायद अल-फतह भी एक ग्रुप था जो इसके लिए निकला था, और उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर 90s में फिर रिवाइव हो गया। तो ऐसे अच्छा है जब कोई आप काम अच्छा करेंगे या कुछ अमन की बात करेंगे तो खुशी हो जाती है, लेकिन ये आर्जी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको जड़ को देखना है, मसले कश्मीर को हल करना है, ताकि हम सब ठीक ठाक रहें। ये ठीक है, इंटरव्यूज में हम आएंगे, हम बयान देंगे, हम पार्लियामेंट में बोलेंगे, असेंबली में बोलेंगे, हम भी सुनेंगे, लोग भी सुनेंगे, लेकिन क्या इसका कल्मिनेशन हो रहा है वो देखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब जो भी मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी को, मतलब आई डोंट से एनीथिंग कि जो किसी को तकलीफ पहुंचे, बट मैं जमीनी सतह पे देख रहा हूं, मैं खुद अपना आप देख रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी को देख रहा हूं जी। मैं जो यहां से निकल गए, लोगों को भागना पड़ा, निकलना पड़ा, मैं उनको देख रहा हूं। कई सारे दोस्तों को तो मुझे 2 साल लगे उस जमाने में ढूंढने में कि कौन कहां पे है। तो ये इंसानी जो ये दर्द होता है ना, ये मुश्तरक है, ये कदर मुश्तरक है, तकलीफ कदर मुश्तरक है। इसलिए अच्छा है अगर कोई अच्छा काम करता है और निजाम ठीक चलाता है, दैट्स गुड। मगर बेसिक इशू को आप एड्रेस कर लीजिए, बेसिक इशू को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि हमेशा के लिए ये मामला खत्म हो जाए। बिल्कुल, यानी मसले कि जड़ क्या है, जड़ तक पहुंचने की जरूरत है और उसको जड़ से ही एक तरह से खत्म करने की जरूरत है। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी, जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। जी सबको नमस्कार मेरी ओर से। जी, मैं पठानिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नम्रता शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। नम्रता जी, किस तरह से इस कार्रवाई को कांग्रेस देख रही है, जो एक के बाद एक कई कार्रवाई हुई है और जो एक्स हुर्रियत लीडर हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है, उनके ठिकानों पर ही छापेमारी की जा रही है? देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा किसी भी जो सरकार होती है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन सब कार्रवाइयों के बाद भी आज भी हीरानगर में एनकाउंटर चल रहा है। अभी तक इस तरह की वारदातें कभी कठुआ, कभी बनी बिसोली, कभी रजौरी पुंछ, कभी जम्मू के अंदर हो रही हैं। आज अगर आंकड़ा देखा जाए तो 180 फौजी 2019 से 2025 तक शहीद हो गया, और वो सरहदों के अंदर शहीद हुआ है, सरहद पे किसी लड़ाई के दौरान शहीद नहीं हुआ है। पुलिस पर्सनल्स कितने शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस कितने मारे गए हैं,
और हमारे उसके साथ साथ हमारे जो बाहर से लोग यहाँ आया करते हैं घूमने, टूरिस्ट, उन पे कितने अटैक्स हुए हैं ये भी देखने की जरूरत है। तो अगर आज भी सुरक्षा में चूक हो रही है तो चूक तो है ना। अगर हम अपनी किसी एक काबिलियत के लिए शाबाशी चाहते हैं तो इन सब चीजों पे भी हमें नजर बनाने की जरूरत है। और मेरी फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो देश की सुरक्षा है ये तो प्राथमिकता किसी भी सरकार की रहती आई है और होनी चाहिए, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाहरी सुरक्षा के लिए ही देश को नियुक्त किया जाता है, देश की सरकारों को नियुक्त किया जाता है। मैम, आर.एस. पठानी जी, जो सवाल यहाँ पर नम्रता शर्मा जी उठा रही हैं और बशाद बुखारी साहब ने भी कहा कि जो मसला है इसके जड़ में जाने की जरूरत है और उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब अपोजिशन जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां वो तो यही कह रही कि ये दावा किया जा रहा था कि 370 के बाद तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर आतंकवाद से जूझ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? 370 खत्म हुए एक जमाना हो गया है जी। 370 को खत्म हुए तकरीबन 6 वर्ष हो गए हैं जी, और कश्मीर में ये जो गड़बड़ है वो पिछले 70 वर्षों से चल रही है। मैं साफ और स्पष्ट, बड़े अदब और बड़े एहतराम से मेरे साथियों ने जो अपना व्यू पॉइंट दिया है उसी में ऐड करते हुए देखें, दिस इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कि कश्मीर में जमीनी सतह पे जो हालात है वो सुधरी है। आतंकवाद में बहुत बड़ा गिरावट आई है। ये मैं या भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब तो उमर अब्दुल्ला ने भी, अब मेरे ख्याल आपके साथ ही साक्षात्कार में माना है कि कश्मीर में जो ग्राउंड सिचुएशन में बहुत बड़ा तब्दीली आया है। अब जहां तक बात है कि इसके ऊपर पहली बार एक सरकार की तरफ से, सरकार जो एक पॉलिटिकल एक दायरा, एक पॉलिटिकल शेप होता है सरकार का, सरकार ने कहा नो सॉफ्ट एटीट्यूड ऑन टेररिज्म। आज का अगर छापे की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये इसी कड़ी का एक स्टेप है सरकार की ओर से कि सरकार सख्ती के साथ टेररिज्म के साथ डील करेगी। फिर वो हवाला टेररिज्म हो या फिर कुछ मीडिया हाउसेस कश्मीर बेस्ड आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएं, कुछ सरकारी मुलाजमीन ऐसी गतिविधियों में मुलविस पाए जाएं, या फिर बॉर्डर पे पार जाके घुस के भी अगर मारने वाली बात हो, तो सरकार ने कभी भी इसमें परहेज किया नहीं है जी। ये जो 70% इंक्रीज, जो इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, 30% है। मेरे सामने डीजी साहब भी अब रिपोर्ट दे रहे थे 30% तो अभी है, हम बोले सब कुछ ठीक होगा, दैट्स नॉट द केस। लेकिन हम आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये निर्णायक लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पे है। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलके, आपने देखा होगा, मैं छोटा सा 1 मिनट लूंगा आपका, आपने सुबह उस महिला का इंटरव्यू देखा होगा कठुआ से, जिसने सबसे पहले आतंकवादी को सबसे पहले देखा और भांपा। हालांकि उसके घर वाले को उन्होंने बंधक बंधाया था, लेकिन उसके बावजूद, उनकी थ्रेट्स के बावजूद, एक आतंकवादी ने उनको चेज किया 5 मिनट तक, उसके बावजूद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लोगों को इन्फॉर्म किया, और फिर जाके आज ये सारा जिसे कहते हैं माहौल बना है। मैं आपको बड़े साफ और स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि ऐसी बातें, ऐसे माहौल हमें अल्टीमेटली एक नए माहौल, एक नया एक जो एक जम्मू कश्मीर में एक जोश और जुनून जो हम सबका बन रहा है, हम सब आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे। सरकार लड़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, हम और आप लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद रहित बनाएंगे। जहां तक मेरे मित्र भी बात करें, देखें वी ट्राइड, हमने अलग अलग एक टेक्टिक्स अप्लाई किए। नहीं, नम्रता शर्मा जी कह रही है कि जिस बदलाव की बात बीजेपी करती है वो बदलाव तो नजर नहीं आ रहा है। आज भी हीरानगर में इनकाउंटर चल रहा है, आज भी जब हम डिबेट कर रहे हैं तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक लाइन में, एक सेंटेंस में अगर मैंने इसका जवाब देना हो, ठीक है, हीरानगर में एनकाउंटर, मैं बिल्कुल संवेदनशील भी हूं और हीरानगर वाले एनकाउंटर के बारे में मेरा भी एक अपनी भी ओर से भी कंसर्न भी है। लेकिन मुझे बताइए, हीरानगर में एनकाउंटर हो गया, इसका क्या मतलब कश्मीर में सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉट वेल? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिस इज प्रिवेलिंग इन कश्मीर। कश्मीर में ओवरऑल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक माहौल में बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट है कि रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन है, G20। नम्रता जी कुछ कहना चाह रही हैं, पठानिया जी, फिल्मिस्तान है कश्मीर में। पठानिया जी, नम्रता जी कुछ कहना चाह रही जी। जी, जो मैंने 180 फौजियों की शहादत की बात की, उनमें से 45% जो फौजी था वो जम्मू प्रोविंस के अंदर मारा गया, जिसे सैनिटाइज किया गया था पिछली सरकारों द्वारा। अब अगर जम्मू के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है और कश्मीर में अगर आप उसमें नॉर्मलसी लाने की कोशिश करें, हालांकि वहां भी टारगेट किलिंग्स हुई, वहां पे भी आज भी पुलवामा जैसी घटनाएं कहीं हो जाती हैं, कभी किसी एक कुलगाम में, कभी कहीं और, लेकिन जम्मू के अंदर जिसे सैनिटाइज किया गया था, आज ये घटनाएं हमें आमतौर पर रजौरी, पुंछ, कठुआ, बनी, विसोली में नजर आती है। तो कहने का मकसद सिर्फ एक है कि कंसर्न पूरा जब स्वीप आउट कर सके, मैं भी मानती हूँ कि ये पुराना
एक रोग है जो पाकिस्तान को है, उसके नापाक इरादों से हम भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज का एक नैरेटिव को सेट करना और देश के अंदर ये बताना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, तो सब कुछ चंगा नहीं है। सब कुछ चंगा तब होगा जब जम्मू को भी आप और आपके उधमपुर में, हमने इतना ही कहा कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है और बहुत हद तक इंप्रूव हुई है। दिस इज व्हाट वी सेड, नथिंग लाइक एवरीथिंग इज ऑलराइट। जम्मू में हुआ करता था क्या पठानिया साहब? आप मुझे बताइए, जम्मू में तो ऐसी घटनाएं नजर नहीं आती थी। और एक बदलाव जो आप, मैं मानती हूँ कि मिलिटेंसी टेररिज्म का एक जो शिफ्ट हो गया जम्मू की तरफ, ये मैटर ऑफ कंसर्न है और ये डीप कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि जम्मू जो देश, आप जिनको देशभक्त लोग कहते हैं, उनकी जगह है, उनकी भूमि पे आज इस तरह की दोबारा से घटनाएं होना, ये अपने आप में चिंताजनक है और इट्स एन अलार्मिंग पोजीशन। ये सिर्फ एक पीठ थपथपाने की बात नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको भांपने की जरूरत है कि क्या होने वाला है आगे। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर को हमने कर दिया, आपने सब कुछ कश्मीर में किया, आप व्यापार ले जाते हैं, आप G20 करते हैं, जीतते आप जम्मू से हैं, लेकिन जम्मू को आप बिल्कुल, एक तो व्यापार पैरालाइज कर देते हैं यहाँ का, दूसरा आप सारा टेररिज्म को जम्मू में ले आते हैं। तो दिस इज जस्ट हिपोक्रेसी देन ना। आप बताइए कि जम्मू आज टेररिज्म फ्री हो रहा है? तो हमें अगर ओवरऑल एक सिचुएशन का आंकलन करना हो, तो आज अगर कश्मीर के अंदर अगर वातावरण अनुकूल है, तो उसी के विपरीत आज परिस्थितियां जम्मू के अंदर नजर आ रही है, जो कि चिंताजनक है। मैं बशारत साहब आ रहा हूं, पठानिया जल्दी से बहुत मुख्तसर में जवाब दे दीजिए, बहुत मुख्तसर में। जी। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ, हमारी बहन ने या हमारे भाई बशारत साहब ने जो कहा, मैंने इनको कहा कि देयर इज ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी विस जम्मू एंड कश्मीर। और इस टेक्टोनिक शिफ्ट ने, जैसे मैंने कहा, नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड टेररिज्म, नो परमिसिबल एंड इम्परमिसिबल टेररिज्म, सख्ती के साथ डील करेंगे और आतंकवाद को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। सरकार की मंशा भी है, सरकार का पॉलिटिकल विल भी है, सरकार का एजेंडा भी है और सरकार का मिशन भी है, और ये मिशन ने रिजल्ट दिया है, आउटपुट दिया है। लेट्स हैव पेशेंस, हमें पेशेंस देना होगा, हमें विश्वास करना होगा सरकार पे, सुरक्षा एजेंसीज पे। इस नए मॉड्यूल ने, मैं ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में एक नया विश्वास जगाया है। आज जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा कि जहां के दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आने से डरते थे। आज पूरी दुनिया के अगर रिप्रेजेंटेटिव्स G20 में आए, आज रिकॉर्ड टूरिस्ट आया अगर, और आज ओवरऑल एक माहौल में आपको एक इंप्रूवमेंट दिखी। हाँ, दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, आई डोंट वांट टू डाउन प्ले, मैं बिल्कुल संवेदनशील हूं। जो आपने कहा कि जम्मू में ये जो टेररिज्म का जो अगली हेड इसने रेज किया, आई एम संवेदनशील एंड आई एम अलाइव ऑफ द फैक्ट, और इस फैक्ट को भी डील करना हम सबके लिए चुनौती है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनौती को हम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ डील करेंगे। जिस तरह से एडवोकेट RS पठानिया जी कह रहे हैं कि हालात इतने ज्यादा सुधर गए, क्या आपकी नजर में भी, क्या जमीन पर भी वाकई में हालात इतने बेहतर हैं? और इसके अलावा हुर्रियत को लेकर जो बेचैनी देखी जा रही है, हुर्रियत के जो साबिक जो लीडर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, उन पर अब जो कार्रवाई की जा रही है, इसे कुल मिलाकर क्या ये कश्मीर के हक में है? देखिए, इनकी नज़र में मुझे याद है 2003 में जब अप्रैल में वाजपेयी जी यहां आए, तो मेरे ख्याल से 87 या 88 के बाद पहली बार किसी वजीर आजम ने श्रीनगर में तकरीर की जलसे में। कोई 20-25 हजार लोग थे, मैं रेडियो में था, मैंने उस जलसे की रनिंग कमेंट्री की है तब जी। मुझे याद है मुफ्ती साहब ने वहां पे बावाज़े बुलंद वाजपेयी जी से कहा कि हम बातचीत चाहते हैं, मैं आपसे पैसा नहीं चाहता हूं, कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहता हूं, हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए, मसले कश्मीर को हल कर लीजिए। और अनजानी वाजपेयी जी खड़े हो गए, उन्होंने उसी वक्त तकरीर में पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और अबू हुरैरा जी, आप हैरान होंगे सुन के कि ये वैद जी को मालूम होगा कि अभी वाजपेयी जी तकरीर ही कर रहे थे, वहां से परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए। तो जो इनका आज का ये डिस्कोर्स है, जो वतीरा है, इसका मतलब वो लोग गलत थे, उन्होंने गलत किया था। उसके बाद बसें चली, उसके बाद आना जाना हुआ। और मुझे याद है, हमने जब मैं पीडीपी में था, शायद MLC था तब मैं, तो हमने वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यहां आए, अनंतनाग से रिसीव कर लिया सरकार ने उनको, सारी सरकार ने, ऐसा नहीं है, कांग्रेस और PDP की सरकार थी उस वक्त। तो हालात को बेहतर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई। मैंने कहा ना कि डोंट लुक एट इट, बंदूक को आप आइसोलेशन में मत देखिए, इसकी एक बुनियाद है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई डॉन है, उसको चोरी करनी है, डाका डालना है, फिर उसके बाद हाँ लोग गलत करते हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने बंदूक उठाई गलत कर दिया, जो बंदूक का हाथ लेते हैं ठीक नहीं है। लेकिन ठीक नहीं है तब जाके आप इसको जस्टिफाई करेंगे जब आप पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली और
जो आपकी पॉलिसीज है उसके हिसाब से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अहम है और हम चाहते हैं कि अगर हालात दिन ब दिन बेहतर होते हैं तो ये आगे और बेहतर हो जाएं और अल्टीमेटली ये कभी खराब ना हो जाएं। कौन चाहेगा हालात खराब होने की? रही बात डेवलप, ये G20 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो गुलमर्ग और पहलगाम जा नहीं पाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकारों में भी टूरिस्ट आते थे लेकिन हम कभी भी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लोग या माता वैष्णो देवी के लोग उसमें जोड़ते नहीं थे। आप तो वो भी जोड़ते हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको अबू हुरैरा जी, आपको ये भी मालूम नहीं होगा, आई वाज इन रेडियो, इट इज 99 प्रोबेबली। पहली बार यहां पे शूटिंग करने के लिए आए अमरीश पुरी साहब थे उसमें, और एक आमिर खान की मन फिल्म आई, और फिर वो रेडियो आए, एक फंक्शन में पार्टिसिपेट भी कर लिया। वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आके यहां पे शूट कर दिया उन्होंने। तो ये काम पहले भी हुआ ना, आज ही थोड़ी हो रहा है। सो जब भी आप ये काम अगर कह रहे हैं आपने ऐसा कर दिया, किसी ने इसकी बुनियाद भी रखी हुई है। अगर वैद जी ने अच्छा काम कर लिया, उससे पहले इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने बुनियाद रखी है। अगर आज जो अच्छा काम कर रहे हैं वैद जी ने बुनियाद रखी है। सो आपको पॉलिटिकली इसको डील करना पड़ेगा। ये चीजें तो हमको मालूम है, हम देख भी रहे हैं। और आज सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं आता जनाब, लेकिन पॉलिटिकली सॉल्व कर दीजिए तब जाके बात बनेगी। आर.एस. पठानिया जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। पठानिया जी, अनम्यूट कर लीजिए पठानिया जी। जी जी जी, जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकली, सोशली और आप डिप्लोमेटिकली का डिप्लोमेटिक इसमें है कुछ नहीं, लेकिन कश्मीर इज ए सेटल्ड इशू। मैं बड़े अदब बड़े एहतराम से अभी बशारत साहब ने कहा, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो अटल जी ने किया वो बिल्कुल ठीक था। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, बट आई वांट टू आस्क उसका रिजल्ट आउटपुट क्या निकला? अगर अटल जी, हमने बस चलाई, हमने वर्किंग ग्रुप्स का यहाँ पे किया, अटल जी लाहौर में गए, अटल जी ने वहां की बुक में लिखा कि नो इंडियन वांट्स पाकिस्तान का बुरा, पाकिस्तान बैड डेज फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बात हम चाहते हैं। रिजल्ट मिला कारगिल। अगर नरेंद्र मोदी जी ही ड्रॉप ऑल ऑफ ए सडन, मनमोहन सिंह जी जा नहीं जाए 10 वर्ष 2 टर्म में जा नहीं पाए, अगर नरेंद्र मोदी जी ने भी ड्रॉप किया नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर, तो रिजल्ट हमें पठानकोट और उड़ी मिला। और मैं आपके सबके ध्यान में ले आऊं, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मेरी पार्टी नहीं कहती, मेरी सरकार नहीं कहती। 2014 से पहले आज नम्रता जी बैठी हैं, कांग्रेस की सरकार थी जिस वक्त डिसाइड किया गया कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आज हमारी टीम वहां पे खेलने के लिए जाती रही, और ऐसे भी हम यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठ के भारत सरकार को हम वो ज्ञान बांटते फिरे कि बातचीत 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 बातचीत। मैंने कहा कि जब तक गोली है तब तक कोई बोली नहीं। रायसीना डायलॉग में हमारे विदेश मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करना बंद करे, अपने कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वकेट करे। दिस इज द ओनली इशू। कश्मीर इशू है, कश्मीर मसला है, लेकिन मसला इतना सही है कि जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान के लीगल कंट्रोल में, पाकिस्तान शुड वकेट इट एवरी नाउ एंड देन। वो जम्मू कश्मीर, मैं बता दूं कि किसी की कोई बाप दादा की जागीर नहीं, और खासकर पाकिस्तान से को समझे उसमें कि उन्होंने कोई जबरदस्ती से हमारे आपके बुजुर्गों ने, हम सभी ने अपने जैसे कहते हैं जान की बाजी लगा के हमारे बुजुर्गों ने इस जम्मू कश्मीर को एक नई पॉलिटिकल एंटिटी का नाम दिया था। ये जम्मू कश्मीर कोई एंटिटी नहीं थी। जम्मू रियासत होती थी, किश्तवाड़ साहब देखिए बात घुमा फिरा कर वहीं पर आ जाती कि गोली और बोली एक साथ तो नहीं चल सकती हैं। एब्सोल्युटली, सरहद पर गोली भी चलेगी और बातचीत भी होगी, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। भाई साहब पठानिया साहब कह रहे हैं ये सेटल्ड इशू है, मगर एलओसी पे तो तार बंदी हुई है। जी, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। डजंट मैटर। एलओसी में तारबंदी इसलिए हुई है कि इस एलओसी को आगे ले जाना बशारत साहब, अपना एरिया तब तक रिक्लेम करना है। देखिए पठानिया साहब विथ रिगार्ड्स, ये वोट पॉलिटिक्स जो होती है, बातचीत करना, वो करना, ये तो हो गया, लेकिन सीरियसली भी कुछ चीजें होनी चाहिए जहां से मसले खत्म हो जाएं, हल हो जाएं और लोगों को आराम मिल जाए। वो अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, अभी ये पाकिस्तान वोट बैंक छोड़ दीजिए, ये तो इलेक्शन में काम आता है आपके। लेकिन देखिए बशारत साहब, चुनाव के वक्त रहा, आपको बता दें कि एक सबसे ज्यादा, सुनिए मेरी बात पटियाला साहब, सबसे ज्यादा आप लोग जम्मू वाले लोग सुनिए मेरी, प्लीज मेरी बताएं प्लीज मेरी अर्ज सुनिए। सबसे ज्यादा जम्मू के बीजेपी के लोग पाकिस्तान करते हैं, हमने तो कभी किया ही नहीं। आप कर रहे हैं पाकिस्तान, आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान हमने कभी बोला ही नहीं। यू आर सेइंग बातचीत होनी चाहिए। मैं आपको बड़े अदब एहतराम से कि मसला हल करो। देखिए लिसन, आपको चीन से भी बात करनी पड़ेगी ना। सुनिए ना, मुझे बताएं, इंडिया का टीम पाकिस्तान क्यों नहीं मेरी अर्ज सुनिए ना जनाब पठानिया साहब, आपको चीन,
आपको जैसे चीन ही से तय होता है साहब, पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं जब हमारी टीम पाकिस्तान आपको खेलने के लिए चीन तैयार भी होती है। सुनिए ये ना, पूरे आपको देश का। जी बताएं सुनिए please। जी सुनिए ना, आपको चीन से, मेरी बात सुनिए, आपको जी चीन से भी बात करनी है, वहां भी बहुत सारा ऐसा है ना। अगर आप इनसे जी बात नहीं करेंगे तो जिससे करनी है कर लीजिए, हम नहीं कहेंगे किससे करेंगे। आपको जिससे बात करनी है वो कर लीजिए भाई साहब, पर चीन मसले के हल कर पास भी लीजिए। आप बशारत लोग साहब, मरकज में हमारा पिछले जम्मू कश्मीर का एरिया 12 इलीगली साल पकड़ से के रखा शायद। चीन ने। चीन ने तो हमारा भी एरिया पकड़ के रखा है। चीन से भी अरे वापस, मैं कहता चीन को हूं भी आप, वापस मैं नहीं लेना होगा कहूंगा आप ये। पाकिस्तान चीन से बात, नो मैं नहीं कहता हूं आप चलिए लिसन, चलिए, मैं मैं नहीं कहता हूं आप डॉक्टर एसपी पाकिस्तान वैद चीन साहब से बात कर लीजिए। जी, जी। आपको जिससे मर्जी बात ठीक करनी है। है कर लीजिए, मसला हल कर लीजिए। वैद साहब, बहुत बहुत पेचीदा मसला है, क्योंकि जब बात पाकिस्तान की होती है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं रहता है, और लेकिन जब बात मसले मसाइल की होती है तो यही होता है कि बात से ही बात बनेगी। तो आखिर ये मसला हल कैसे होगा? आज हुर्रियत जो लीडर हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, या आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ अब एक्शन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा मसला जड़ से कैसे हल होगा, जिसकी बात बुखारी साहब भी कर रहे थे। देखिए अबू जी, जो बुखारी साहब कह रहे थे बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दोस्त पठानिया साहब की बात में भी दम है। आप देखें, आप नेबर को बदल नहीं सकते, ये फैक्ट है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान की जगह कोई क्रोएशिया को ला नहीं सकते, हमारा पड़ोसी तो वही रहेगा नंबर 1। ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। ये जितने टेररिस्ट आते हैं, वेपन आते हैं, वहीं से आते हैं, वरना अंदर तो इतना इशू नहीं है। और आज ये हालत है कि रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट 0 पे आई हुई है। तो जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं 70, 80 या 100 जो भी नंबर है टेररिस्टों का, वो उसमें 95% 90% जो है वो फॉरेन टेररिस्ट। ये आज गवर्नमेंट की फिगर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्दा जो है वो पाकिस्तान इसको लाइव रखना चाहता है। पाकिस्तान जहां तक इनका जो हमारे बशारत साहब ने कहा, हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क किया और पाकिस्तान गए, ये फैक्ट है। जी जी। चाहे वो वाजपेयी जी थे, आप इमेजिन करें वाजपेयी जी और मोदी जी के बैकग्राउंड का आदमी पाकिस्तान जाए और उसके कैरियर पर कितना असर पड़ता है, पॉलिटिकली उनको सूट करता है कि नहीं करता है, ये पॉलिटिशियन मेरे से बेहतर जानते हैं। तो उसके बावजूद पाकिस्तान को वहां से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इतना बड़ा कदम जब वाजपेयी जी ने उठाया और 2 बार मोदी जी ने कोशिश की, एक बार अपनी जो स्वेरिंग इन थी उन्होंने उस नवाज शरीफ साहब को बुलाया, और एक दिन जब उनकी पोती की शादी थी तो बिना प्रोग्राम के वहां चले गए। तो कितना बड़ा रिस्क लिया, हालांकि अगेंस्ट ऑल कोशिशें होती रही हैं, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ट्रेचरस स्टेट है और वो हमेशा धोखा देता रहा। ऐसे में आपको इसका हल निकालना बहुत मुश्किल है। किस तरह से आप अगर आपका दुश्मन आपकी गर्दन पे यहाँ गन रखे हुए है, आप कैसे टॉक करोगे? मुझे बस समझाइए ना। सही नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत पेचीदा मसला है, समय की कमी, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर एसपी वैद जी, सैयद बशारत बुखारी साहब, एडवोकेट आर एस पठानिया जी और नम्रता शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।